So, hello everyone, welcome back to my channel in which we are going to learn about the industrial biotechnology. So, in earlier video we have talked about कि एक नए स्ट्रेन को कैसे बनाया जाए फॉर गेनिंग डिजायरेबल प्रोडक्ट। तो नए स्ट्रेन को बनाने के लिए हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर कैस मेथड एंड लॉट मोर थिंग्स वी हैव डिस्कस लाइक म्यूटेशन के बारे में। तो इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि नए स्ट्रैंड को लैब में कैसे बनाया जाए ताकि वो हमारे प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सके। तो सो वी हैव डिस्कस अबाउट म्यूटेशन। म्यूटेशन के ऊपर बात किए थे, रिकॉम्बिनेशन के ऊपर बात किए थे, फिर क्रिस्पर 9, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, genome shuffling and direct evolution. These all technology we have discussed about that how we can modify the strain, एक नए स्ट्रेन को कैसे बनाएंगे ताकि वो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या करे, हेल्प करे। सो दीज आर द टेक्निक विच वी हैव डिस्कस इन अर्लियर वीडियो। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बायो केमिकल मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रियल माइक्रोबियल स्ट्रेंथ। अब हम लोग बात करते हैं कि बायोकेमिकल मेथड क्या होता है जिसके द्वारा हम लोग नए माइक्रोबियल स्ट्रेन को डेवलप कर सके। ठीक है। बायोकेमिकल मेथड आर टेक्निक दैट improve the productivity of a microorganism by modifying or optimizing their metabolic pathway rather than relying only on genetic change. This method are widely used in industrial technology to enhance the productions of enzyme, antibiotics, amino acids, vitamins, organic acid and biofuels. तो जो बायोकेमिकल मेथड है, इट इज़ अ टेक्निक बाय विच वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं विद दिस टेक्निक, इसको मॉडिफाई करके एंड ऑप्टिमाइज इट्स मेटाबॉलिक पाथवे बिना इसके जेनेटिक चेंजेस में। तो जो ये बायोकेमिकल मेथड टेक्निक जो यूज होता है, इसको यूज करके हम लोग प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, productions of antibiotic, amino acid, vitamins, organic acid and biofuels. So this all things we can enhance the productions of this all product with the help of a biochemical method. Okay, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। नॉर्मल डेफिनेशन की बायोकेमिकल क्या होता है। सो बायोकेमिकल मेथड इन्वॉल्व्स अल्टरिंग द बायोकेमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज द यील्ड एंड एफिशिएंसी ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। तो बायोकेमिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बायो केमिकल मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ऑर्गेनिज्म में, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी और डिजायर प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं मेजर बायोकेमिकल मेथड। अब मेजर बायोकेमिकल मेथड क्या क्या है। तो पहला है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। अब मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग सेलुलर मेटाबॉलिक पाथवे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ टारगेट मेटाबोलाइट। तो मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग क्या करता है कि जो सेल्स के अंदर जो केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके पाथवे को इंक्रीज कर देता है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्शन ऑफ अ टारगेट मेटाबोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इसके अप्रोचेस क्या होते हैं। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ की एंजाइम्स, deletion of a competing pathway, introductions of a new metabolic pathway, balancing cofactor ability, NADH and ATP इसका बैलेंस करता है कोफैक्टर को। सो दिस ऑल आर थिंग्स विच we can do with the help of a biochemical method and we can increase the productivity of a this all product। अब बात करते हैं एप्लीकेशन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसका ग्राउंड पे यूज क्या होता है बायोकेमिकल मेथड का। सो जो पहला इसका यूज होता है अमीनो एसिड प्रोडक्शन। अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जैसे लाइसिन एंड ग्लूटामेट। बायो इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है साइट्रिक एसिड को।
एंटीबायोटिक्स, दिस ऑल आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ बायो मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के द्वारा। सो मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन करवा के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक, साइट्रिक एसिड, बायोथेनॉल, दिस ऑल आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस। अब बात करते हैं एंजाइम इंजीनियरिंग। अब एंजाइम इंजीनियरिंग क्या होता है? एंजाइम इंजीनियरिंग improve the catalytic activity, stability and specificity of enzyme used in industrial process। तो एंजाइम इंजीनियरिंग क्या करता है कि जो कैटलिटिक एक्टिविटी होती है किसी भी एंजाइम की, एंजाइम पता है क्या होता है? एंजाइम केमिकल रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट। ठीक है। तो इसकी जो बायो कैटलिस्ट, जो कैटलिटिक नेचर है एंजाइम का, इसको इम्प्रूव करता है। एंड इफ़ यू इंक्रीज द एंड इफ़ यू इम्प्रूव द कैटलिक कैपेबिलिटी ऑफ एनी एंजाइम, तो केमिकल रिएक्शन ज़्यादा करेगा या कम करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्टिविटी ऑल्सो अफेक्ट। सो मेथड क्या होता है? प्रोटीन इंजीनियरिंग, डायरेक्टेड इवोल्यूशन, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। सो these आर द method. Now we are talk about application. What are the application of this? डिटर्जेंट एंजाइम्स, डिटर्जेंट एंजाइम बनाने के लिए इसका एप्लीकेशन यूज होता है। फूड प्रोसेसिंग में यूज होता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। ठीक है। एंजाइम इंजीनियरिंग एंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन, बायोफ्यूल प्रोडक्शंस में भी यूज होता है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक मतलब पता है, टोटल केमिकल रिएक्शन इनसाइड अ सेल। जो टोटल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल, इस दोनों से मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट कैसे करते हैं? द प्रोडक्शंस ऑफ अ मेटाबॉलिक कैन बी इंक्रीज बाय कंट्रोलिंग एंजाइम एक्टिविटी एंड पाथवे रेगुलेशन। तो किसी भी मेटाबोलाइट्स का अगर हम लोग उसका पाथवे रेगुलेट कर ले या एंजाइम को कंट्रोल कर दें, तो क्या होगा? प्रोडक्शन अफेक्ट होगा। तो इसके मेथड क्या है? रिमूविंग फीडबैक इन इनहिबिशन, इंक्रीजिंग प्रिकर्सर सप्लाई, एक्टिवेटिंग बायोसिंथेटिक पाथवे, रिड्यूसिंग बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो दिस आर द मेथड। एग्जाम्पल में जैसे हाई यील्ड लाइसिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन, साइनोबैक्टीरिया एंड ग्लूटामेट। हाई यील्ड लाइसिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन, कॉर्नी बैक्टीरिया, ग्लूटामेशियम। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट, अब बात करते हैं प्रिकर्सर फीडिंग क्या होता है। प्रिकर्सर फीडिंग क्या होता है? स्पेसिफिक प्रिकर्सर कंपाउंड आर एडेड टू अ फर्मेंटेशन मीडियम टू इंक्रीज प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो प्रिकर्सर फीडिंग क्या होता है कि हम लोग किसी स्पेसिफिक प्रिकर्सर को फर्मेंटेशन के मीडियम में डालेंगे ताकि इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज हो सके। इट विल बी एनीथिंग, हम लोग उसको लेके उस कंपाउंड में ऐड करेंगे जिससे प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है काफ़ी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब एग्जांपल बात करते हैं, फेनाइल एसिटिक एसिड फॉर पेनिसिलिन जी प्रोडक्शंस, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड प्रिकर्सर फॉर एंटीबायोटिक सिंथेसिस। जैसे एमिनो एसिड प्रिकर्सर होता है, इसको हम लोग एंटीबायोटिक सिंथेसिस सिंथेसिस एंटीबायोटिक बनाने में यूज करते हैं। जैसे ही हम लोग अमीनो एसिड प्रिकर्सर को ऐड करेंगे उस मीडियम में, तो बायोटिक का सिंथेसिस या बायोटिक बनना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट द एडवांटेज। अब एडवांटेज क्या होता है प्रिकर्सर फीडिंग का? इंक्रीज यील्ड, सबसे बड़ी बात कि हम लोग को प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। रिड्यूस प्रोडक्शन टाइम, समय कम लगेगा, प्रोडक्शन अधिक हो जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट द कोफैक्टर इंजीनियरिंग। अब कोफैक्टर इंजीनियरिंग क्या होता है? मेनी एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर सच एज NADH, NADPH, ATP और एफेड। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको कोफैक्टर चाहिए, जैसे NADH, NADPH और ATP एंड फैट। इंप्रूविंग कोफैक्टर रीजनरेशन, इनहैंस मेटाबॉलिक एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो कोफैक्टर का जितना अच्छा रीजनरेशन, जितना अच्छा इसको हम लोग यूज करेंगे, ये क्या करेगा? एफिशिएंसी और प्रोडक्ट को बढ़ाएगा। तो कुल मिला के इसमें जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं,
एट द एंड ऑफ अ डे उनका काम बस यही है कि प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। किसी भी एंटीबायोटिक या किसी भी प्रोडक्ट के देखो सिंपल सी बात, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम या सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि इंडस्ट्री में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें विद लेस टाइम। ठीक है, कम से कम समय में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो उसी की उसके लिए हम लोग जो भी नई नई चीज़ें, जो भी नए नए स्ट्रेंथ्स होते हैं, हम लोग इसको यूज करते हैं। आई विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन। बायोइथेनॉल, टू मेक बायोइथेनॉल, पहला क्या है, बायोइथेनॉल बनाने के लिए, ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए, फाइन केमिकल बनाने के लिए। दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर को फैक्टर इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं इमोबिलाइज सेल टेक्नोलॉजी। अब इमोबिलाइज सेल टेक्नोलॉजी क्या होता है? Whole microbial cells are immobilized on solid support and refuse reuse repeatedly. तो जो माइक्रोबियल सेल होता है इमोबिलाइज होता है, मतलब मूव नहीं कर सकता है इधर उधर। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रीयूज करते हैं रिपीटली। ठीक है, तो इमोबिलाइज सेल टेक्नोलॉजी होता है कि हम लोग जो माइक्रोबियल सेल्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने आप नहीं जा सकते। सो दैट्स वाई वी कैन यूज इट सेवरल टाइम, रीयूज इट इन अ रिपीटेड मेथड। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द एडवांटेज। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इमोबिलाइज सेल टेक्नोलॉजी? तो पहला क्या है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन। कंटिन्यूस प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, हायर प्रोडक्टिविटी, easy separation, reduce contamination. So these are the things which improve, which helps in productions of a what product, any kind of a product. Now we'll talk about the immobilized enzyme technology. Immobilize क्या होता है? Enzyme technology. Industrial enzymes are fixed onto solid matrix while retaining their catalytic activity. तो जब भी इंडस्ट्री में एंजाइम का यूज होता है, सॉरी, तो क्या होता है, फिक्स होते हैं सॉलिड मैट्रिक्स में, जिससे हम लोग रिटेन करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो एज इमोबिलाइज एंजाइम क्या होता है, रीयूजेबल एंजाइम, इसको रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग। ग्रेटर स्टेबिलिटी होता है इसका, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है इसका, ग्लूकोज आइसोमेरेज फॉर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। तो ग्लूकोज आइसोमेरेज फॉर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बनाने के लिए यूज होता है इसका, लैक्टोज फॉर द लैक्टोज फ्री मिल्क। ठीक है, और हम लोग इसका यूज करते हैं लैक्टेस एंजाइम का, LACTASE, लैक्टेस एंजाइम फॉर लैक्टोज फ्री मिल्क। सो बी यूज, हाँ, अरे रख दो उठे ना। ग्लूकोज एंजाइम्स फॉर द फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप एंड लैक्टेज फॉर द लैक्टोज फ्री मिल्क। तो लैक्टेज का भी यूज करते हैं फॉर लैक्टोज फ्री मिल्क। तो लैक्टेज एंजाइम का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, लैक्टेज फ्री मिल्क बनाने के लिए। नाउ विल डिस्कस अबाउट द फर्मेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन। अब फर्मेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिमाइजिंग इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल कंडीशन इंप्रूव माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। तो फर्मेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिम इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशन कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म को हम लोग यूज करते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट पैरामीटर ऑप्टिमाइज। क्या क्या पैरामीटर हैं जो ऑप्टिमाइज होता है। सो फर्स्ट वन इज अ पीएच, सेकंड वन इज टेम्परेचर, थर्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन, एगिएशन, न्यूट्री न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। सो दिस आर द ऑप्टिमाइजेशन फॉर द फर्मेंटेशन। तो पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिसॉल्व ऑक्सीजन हो गया, एविएशन हो गया, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन हो गया, और फर्मेंटेशन टाइम। सो दिस ऑल आर फर्मेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन। तो इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन कंडीशन इंप्रूव करता है किसका, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म का। नाउ विल टॉक अबाउट एडॉप्टिव मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। अब एडॉप्टिव मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रेजुअली अडोप्टेड टू स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रखा जाता है।
ठीक है। तो एडेप्टिव मेटाबॉलिज्म इनका रिस्पॉन्स, एडेप्टिव मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स मतलब जो भी माहौल में इनको रखा जाता है इनका रिस्पॉन्स क्या होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जनरली हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेसफुल कंडीशन रखते हैं, जैसे कि हाई सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन बहुत अधिक होता है, टेम्परेचर हाई होता है, एसिडिक और अल्कलाइन पीएच होता है, ठीक, सॉल्वेंट स्ट्रेस होता है, द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रोबस्टनेस इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, दिस इंक्रीजेज। तो ये सब रखने का मेन मोटो यही है ताकि ये प्रोडक्टिविटी और रोबस्टनेस इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, काफ़ी बढ़ा सके, ठीक है। तो दिस इज, नाउ विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिकल मेथड। अब बात करते हैं कि बायोकेमिकल मेथड का एप्लीकेशन क्या होता है। तो पहला एप्लीकेशन यही होता है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। अब जितने भी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक होता है, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, दिस ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिकल मेथड। तो बायोकेमिकल का जो पहला मेथड होता है, हम लोग एंटीबायोटिक बनाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड, जैसे साइट्रस एसिड, लैक्टिक एसिड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल मेथड। अमीनो एसिड जैसे लाइसिन एंड ग्लूटामिक, लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड बनाने के लिए। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स, जो इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर एंजाइम यूज होते हैं उसको बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे एमाइलेज, प्रोक्टीज एंड सेलुलेज। तो इंडस्ट्रियल एंजाइम बनाने में भी इसका काफ़ी बड़ा योगदान है, जैसे एमाइलेज, प्रोक्टीज एंड सेलुलेज। बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल, बायो इथेनॉल और बायोडीजल को बनाने में इसका हेल्प होता है। विटामिन बनाने में इसका हेल्प होता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बनाने में भी इसका हेल्प होता है। तो अगर बात करें बायोकेमिकल मेथड के बारे में, तो बायोकेमिकल मेथड यूज होता है ये सब चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक बनाने के लिए जो कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। ऑर्गेनिक एसिड को बनाने के लिए जैसे साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अमीनो एसिड को बनाने के लिए जो कि लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड होता है। इंडस्ट्रियल एंजाइम्स जैसे एमाइलेज, प्रोटीज, सेलुलेज, बायोइथेनॉल एंड बायोडीजल्स, विटामिन एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज भैया लगभग सेम है, जब भी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में जब भी अगर पूछे व्हाट एवर द एडवांटेज ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइक म्यूटेशन या बायो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो भी, बस एक चीज़ याद रखना भैया, हायर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़ा इसका योगदान होता है। सो हायर प्रोडक्ट यील्ड करने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इम्प्रूव प्रोसेस एफिशिएंसी, जो प्रोसेस होते हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसका कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, पैसे मतलब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में जो पैसे लगते हैं उसमें रिडक्शन करने के लिए पैसे, ताकि कम पैसे खर्च हो और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। इन्वामेंटली फ्रेंडली हो, मतलब किसी भी प्रकार से इन्वामेंट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, मतलब पर्यावरण फ्रेंडली, पर्यावरण दोस्त, ठीक है, मतलब इन्वामेंट में किसी भी तरह का पोल्यूशन या किसी भी तरह का खराबी ना हो। सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। और क्या होता है बायोकेमिकल मेथड का है यूज़, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट लिमिटेशन। अब लिमिटेशन क्या है इसका। पहला लिमिटेशन है रिक्वायर डिटेल्ड नॉलेज ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। तो जब भी हम लोग इसको यूज करते हैं हम लोग को डिटेल्ड नॉलेज चाहिए किसका, मेटाबॉलिक पाथवे का। जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर उसका डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए, दैट्स लिमिटेशन, अदरवाइज यू कैन डू लॉट ऑफ मिस्टेक ओवर देयर। ऑप्टिमाइजेशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। अब जो भी ऑप्टिमाइजेशन होता है उसमें टाइम काफ़ी कंज्यूम लगता है। फॉर एग्जांपल यू हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल पीएच, सस्टेनेबल टेम्परेचर, सो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, इट विल टेक ए टाइम, ठीक है। सम मैथड रिक्वायर एडवांस बायोकेमिकल एंड एनालिटिकल टेक्निक, और कुछ मेथड में एडवांस बायोकेमिकल और एनालिटिकल टेक्निक का यूज होता है। हाई इनिशियल रिसर्च एंड द डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या होता है, हाई इनिशियल रिसर्च होता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन इज दिस कि बायोकेमिकल मेथड इम्प्रूव करता है इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाय ऑप्टिमाइजिंग देयर मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एक्टिविटी एंड फर्मेंटेशन कंडीशन। तो
बायोकेमिकल मेथड क्या करता है कि इंडस्ट्रियल माइक्रोऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमाइज करता है और इसके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, एंजाइम एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, फर्मेंटेशन कंडीशन को इम्प्रूव करता है। टेक्निक्स सच एज मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, एंजाइम इंजीनियरिंग, प्रिकर्सर फीडिंग, को फैक्टर इंजीनियरिंग, immobilized cells and enzyme technology and fermentation optimization are essential for the developing efficient strain that produce high yield of a valuable bioproduct. So this method play a crucial role in the modern industrial biotechnology. तो बायोकेमिकल मेथड जो है इसका यूज हम लोग करते हैं ताकि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से, ताकि हमें हाई प्रोडक्टिविटी मिले। ठीक है, और इसमें ये सब टेक्निकें यूज होती हैं और इसको हम लोग इम्प्रूव करके इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और जब हम लोग इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और पैसे कम लगेंगे, टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी मशीनों की, और इंडस्ट्री मुनाफे में जाएगी, फिर पैसा ही पैसा मिलेगा। उसमें से पैसा हम लोग को भी मिलेगा क्योंकि हम लोग भी जाएंगे एमएससी करने के बाद जॉब करने के लिए। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट सबस्ट्रेट फॉर द फर्मेंटेशन, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट फॉर द फर्मेंटेशन। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? ठीक है, a substrate is the raw material of the nutrient source utilized by the microorganism during fermentation for the growth and the productions of a desired product such as alcohol, antibiotic, enzyme, organic acid, amino acid, and biofuel. The choice of a substrate significantly influences the efficiency, productivity, and cost of a fermentation process. तो अगर बात करें सबस्ट्रेट के बारे में, तो सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट एक तरह का रॉ मटेरियल होता है जो हम लोग यूज करते हैं फर्मेंटेशन के समय, और जो कि यूटिलाइज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक, तो सबस्ट्रेट एक ऐसा रॉ मटेरियल होता है जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्मेंटेशन। और इसे यूज करने के बाद क्या होता है कि हमें जो डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ग्रोथ होता है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक, एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड एंड बायोफ्यूल, तो इन सब की जो प्रोडक्टिविटी होती है काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है जिसको हम लोग जो यूटिलाइज होता है किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फर्मेंटेशन के समय, एंड ये हमें डिज़ायर प्रोडक्ट देता है, डिज़ायर प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, जैसे कि अल्कोहल, एंटीबायोटिक, एंजाइम, ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड एंड बायोफ्यूल एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फर्मेंटेशन सबस्ट्रेट। अब जो भी रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ फर्मेंटेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? व्हाट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल सबस्ट्रेट फॉर द फर्मेंटेशन। अब आइडियल सबस्ट्रेट शुड बी, कैसा होना चाहिए? पहली बात, बी इन एक्सपेंसिव एंड रीडली अवेलेबल। सबसे पहली बात कि जो भी सबस्ट्रेट हम लोग यूज कर रहे हैं काफ़ी सस्ता मिले और आराम से अवेलेबल हो जाए। ठीक है, सस्ता और आराम से अवेलेबल हो जाए। कंटेन एडुकेट कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेज। अब जो भी सब्सट्रेट यूज करें, दूसरी बात, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होना चाहिए और एनर्जी सोर्स अधिक होना चाहिए। ठीक, सप्लाई इसेंशियल न्यूट्रिएंट उसमें होना चाहिए, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, मिनरल एंड विटामिन। बी नॉन टॉक्सिक टू माइक्रोऑर्गेनिज्म। और क्या सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी सब्सट्रेट हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज होगा किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक का काम ना करे, जहर का काम ना करे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टे हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा और प्रोडक्टिविटी वहीं पे सब खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखें, जो भी सब्सट्रेट यूज करें इट विल बी अ नॉन टॉक्सिक टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बी इजी स्टरलाइज एंड प्रोसेस, और काफ़ी आसान स्टरलाइज करने में और प्रोसेसिंग करने में। बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, और ऐसा सब्सटेट हो जो पूरे साल मिले, क्योंकि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शंस होता है, इंडस्ट्री में जो प्रोसेसिंग होती है, जो प्रोडक्शंस होता है, पूरे 12 महीना चलता है। ठीक है, पूरे पूरे ईयर का चलता है। तो दैट्स वाई जो भी सब्सटेट हम लोग यूज करते हैं इट शुड बी एवरग्रीन, पूरे साल मिले, थ्रू आउट द ईयर पूरे साल मिलेगा। तो क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी डिसहार्म नहीं होगा इसकी वजह से। ठीक है, प्रोड्यूस मिनिमल इनहेबिटरी बाय द प्रोडक्ट, मिनिमल इनहेबिटरी होना चाहिए प्रोडक्ट के द्वारा। नाउ विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन सबस्टेट। अब कितने तरह के फर्मेंटेशन सबस्टेट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कितने तरह के फर्मेंटेशन सबस्टेट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज ए कार्बन सोर्स। अब कार्बन सोर्स कैसे होते हैं? ठीक है, so carbon source, carbon is a primary energy source for the microbial growth.
अब जो भी कार्बन होता है, कार्बन क्या करता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें ग्रो करने में सबसे प्राइमरी एनर्जी होता है, मतलब एक तरह से उनके लिए हवा है। तो कार्बन क्या करता है माइक्रोबियल ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान करता है। तो जो भी सबस्ट्रेट हम लोग यूज करेंगे, पहला ध्यान रहे कि कार्बन सोर्स होते हैं, ये कार्बन सोर्स टाइप सबस्ट्रेट। जैसे कि कार्बन सोर्स वाला सबस्ट्रेट कौन कौन होता है? ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, इसमें कार्बन बहुत अधिक होता है, लैक्टोज होता है, मेल्टोज होता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज, दीज आर व्हाट, कार्बन भरा हुआ है इसके अंदर। स्टार्च के अंदर और भी कार्बन होता है बहुत ज़्यादा। मोलालिसिस, इसके अंदर भी कार्बन होता है। सेलुलेस, सेलुलोस, इसमें भी होता है। ग्लाइसरोल, इसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बन होता है। तो फर्मेंटेशन सबस्ट्रेट पहला हम लोग क्या देखेंगे कि वो कार्बन उसमें बहुत अधिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्बन काफ़ी हेल्पफुल होता है माइक्रोब को ग्रो करने में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन क्या होता है। एथेनॉल प्रोडक्शन करने में इसका हेल्प होता है बहुत ज़्यादा। साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन, साइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने में भी इसको काफ़ी यूज करते हैं। एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम को प्रोड्यूस करने में भी इसको काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन सोर्स। पहला कार्बन सोर्स होना चाहिए। कार्बन क्या करता है माइक्रोब को ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स क्या करेगा? नाइट्रोजन सोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम। अब जो नाइट्रोजन सोर्स होता है, कार्बन सोर्स क्या किया, ग्रो करने में हेल्प किया। नाइट्रोजन सोर्स क्या करेगा कि ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम को बनाने में हेल्प करेगा माइक्रोब से, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करेगा? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स को बनाने में हेल्प करेगा। नाउ विल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स। अब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स कहाँ कहाँ होते हैं, किस में होते हैं? पहला पेप्टोन, पेप्टोन में बहुत ज़्यादा होता है नाइट्रोजन। ईस्ट एक्सट्रैक्ट, जो ईस्ट का एक्सट्रैक्ट होता है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सोयाबीन का मील हो उसमें होते हैं। कॉर्न स्टिक लिकर इसमें भी होते हैं। कैसिन हाइड्रोलाइसेट। अब बात करते हैं इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स समझ में आ गया, जो मिलते हैं लगभग। अब इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सोर्स किस में मिलता है? अमोनियम सल्फेट में मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट में मिलता है, अमोनियम क्लोराइड में मिलता है, यूरिया में नाइट्रोजन मिलता है, अमोनिया नाइट्रोजन मिलता है। सो दिस आर द नाइट्रोजन फुलफिल सोर्सेज। अब बात करते हैं मिनरल साल्ट होना चाहिए सबस्ट्रेट में। मिनरल साल्ट क्या होता है? मिनरल एक्ट एज ए एंजाइम कोफैक्टर एंड हेल्प मेंटेन सेल मेटाबॉलिज्म। अब जो मिनरल होते हैं एक तरह से एंजाइम का काम करते हैं, और एंजाइम का काम क्या होता है? हेल्प मेंटेन सेल मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनको नियंत्रण करने में, इनको कंट्रोल करने में किसका कौन हेल्प करता है? मिनरल करता है। तो मिनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर मेंटेनिंग सेल मेटाबॉलिज्म, फॉर मेंटेनिंग सेल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए। आई विल टॉक अबाउट एग्जांपल। एग्जांपल क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट हेल्प करता है किसमें? मैग्नीशियम सल्फेट भैया हेल्प करता है किसमें? हेल्प करता है टू इंक्रीज मिनरल साल्ट इन सेल। पोटेशियम फॉस्फेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेल। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर। विटामिन और ग्रोथ फैक्टर। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर विटामिन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। अब बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको विटामिन चाहिए नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए। ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। अब एग्जांपल कैसे हो, क्या क्या होता है विटामिन में? बायोटीन हो गया, थायमाइन हो गया, विटामिन B1, राइबोफ्लेविन हो गया, विटामिन B2, निकोटिनिक एसिड हो गया, ये भी, पेंटोथेनिक एसिड हो गया। दिस ऑल आर द विटामिन विच यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ सॉरी ग्रोथ ऑफ अ माइक्रोब्स। तो भैया माइक्रोब्स को ग्रो करने में कुछ विटामिन होते हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसे बायोटिन, थाइमाइन, राइबोफ्लेविन, विटामिन, निकोटेनिक एसिड, पैंथोथेनिक एसिड, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट एज ए सबस्टेट। अब जो एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको भी सब्सट्रेट की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल जो वेस्ट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसको भी हम एज अ सब्सट्रेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दिस इन एक्सपेंसिव सब्सट्रेट रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हेल्प मैनेज एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो सब्सट्रेट होता है इसको यूज करेंगे तो पहला फ़ायदा हमें क्या मिलेगा? हमें जो सब्सट्रेट को खरीदने में पैसे लगते थे वो कम पड़ जाएंगे, मतलब कम पड़ जाएंगे इन द सेंस कि हमारा बचत होगा। इनएक्सपेंसिव सब्सट्रेट रिड्यूस प्रोडक्शंस, ठीक है, कॉस्ट।
तो जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट लगता था सब्सट्रेट को बनाने के लिए, उसमें कमी हो जाएगा, मतलब हमें उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा सब्सट्रेट को खरीदने के लिए। दूसरा, अब जो एग्रीकल्चर वेस्ट है इसको या तो हम लोग रखते हैं या तो फेंक देते हैं, तो वो भी मैनेज हो जाएगा, फेंकना नहीं पड़ेगा, वो भी यूज हो जा रहा है। तो एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसा सब्सट्रेट यूज करने का पहला जो फ़ायदा है, हमें पैसे बचते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर वेस्ट जो है उसको भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो क्या क्या होते हैं एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट? फॉर एग्जांपल मोलेसिस, मोलेसिस इज एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट। वी हो गया, शुगर केन बैसिस हो गया, राइस ब्रैन हो गया, व्हीट ब्रैन हो गया, कॉर्न कॉप्स हो गया, दिस ऑल आर एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट विच वी यूज एज अ सबस्टेट। फ्रूट पील्स हो गया, पोटैटो वेस्ट हो गया, दिस ऑल आर व्हाट, एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट विच वी कैन यूज एज अ सस्ता सबस्ट्रेट एंड वी कैन ऑल्सो मैनेज एग्रीकल्चर बेस्ड। अब एडवांटेज बात करते हैं, क्या होता है भैया एडवांटेज? एडवांटेज क्या होता है एग्रो वेस्ट का? तो पहले जो एडवांटेज होता है लो कॉस्ट, पैसा एकदम लगना ही नहीं, जो भी इंडस्ट्री में खराब चीज़ हो, एग्रो वेस्ट जो भी वेस्ट हो उसको ला के यूज कर लो एज ए सबस्ट्रेट। इको फ्रेंडली, एकदम फ्रेंडली होता है एनवायरमेंट से, कौनो दिक्कत नहीं, कौनो पॉल्यूशन नहीं। रिच इन न्यूट्रिएंट, क्योंकि ऑर्गेनिक है, खेत से उगा हुआ है, तो भैया इसमें न्यूट्रिएंट भर भर के होगा। सपोर्ट सस्टेनेबल बायो प्रोसेस, सस्टेनेबल बायो प्रोसेस सपोर्ट करता है। नाउ विल टॉक अबाउट सिंथेटिक मीडिया कंटेन नोन क्वांटिटीज ऑफ अ प्योर केमिकल। अब जो सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक भैया शब्द बना है केमिकल प्रोडक्शंस के लिए। जब जहाँ भी केमिकल प्रोडक्शंस होता है मतलब समझ जाओ सिंथेटिक। तो सिंथेटिक क्या करता है, एक प्योर केमिकल रखता है, प्योर केमिकल यूज होता है एज अ सबस्ट्रेट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो कंटेन ग्रोथ क्वांटिटीज ऑफ प्योर केमिकल्स, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, मिनरल साल्ट हो गया, विटामिन्स हो गया। सो दिस आर द प्योर केमिकल्स विच बी यूज एज अ फॉर्म ऑफ अ सबस्ट्रेट एंड विच हेल्प टू इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। अब एडवांटेज की बात ऊपर बात करते हैं, कंसिस्टेंट कंपोजिशन। कंसिस्टेंट कंपोजिशन होता है मतलब इनका जो कंपोजिशन होता है काफ़ी कंसिस्टेंट होता है, ज़्यादा कम नहीं होता है। इजी टू स्टडी माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, बहुत आसान होता है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म को पढ़ना। नाउ विल टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स अनडिफाइंड मीडिया। कॉम्प्लेक्स अनडिफाइंड मीडिया कंटेन नेचुरल इंग्रेडिएंट विद वेरिएबल कंपोजिशन। अब जो कंपोज कॉम्प्लेक्स मीडिया जो होता है इसमें हम लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करते हैं लेकिन वेरिएबल कंपोजिशन में, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तो कंटेन नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है बट इन वेरिएबल कंपोजिशन। नाउ विल टॉक अबाउट एग्जांपल। अब एग्जांपल्स क्या होते हैं? पहला मोलासिस, क्या है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है। दूसरा ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कॉर्न स्टिव लिकर, पेप्टेन, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है? रिच इन न्यूट्रिएंट, केमिकल से बना हुआ है मतलब सॉरी नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो भैया इसमें न्यूट्रिएंट क्या होगा, भरपूर होगा, भरपूर होगा। रिच इन न्यूट्रिएंट, सुटेबल फॉर द इंडस्ट्रियल स्केल फर्मेंटेशन, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है बिकॉज इट इज़ यूजिंग ओनली नेचुरल इंग्रेडिएंट। तीसरा, लेस एक्सपेंसिव देन डिफाइंड मीडिया, लेस एक्सपेंस मतलब पैसा बहुत कम लगता है, ठीक है, नेचुरल है सब तो पैसा कम से कम लगेगा। फैक्टर अफेक्टिंग सेलेक्शन ऑफ अ सब्सटेट। अब क्या क्या फैक्टर है जो सब्सटेट के सेलेक्शन में काफ़ी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो पहला जो अफेक्ट कर सकता है सब्सटेट के सिलेक्शन में, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। अगर बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत कम मिल रहा है तो उसको भैया हम कम से कम यूज करेंगे। अगर सस्ता है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा यूज करेंगे। दूसरा देखेंगे उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है, अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होगा तो ज़्यादा यूज होगा। ईज ऑफ स्टरलाइजेशन, ईज स्टरलाइज हो जाए, ठीक है। माइक्रोबियल कॉम्पैटिबिलिटी, माइक्रोब के साथ अच्छा कॉम्पैक्टिबिलिटी बने, दोस्ती यारी माइक्रोब के साथ अच्छी हो, नहीं पता लगा जहर होगा तो माइक्रोब से मर जाएंगे, प्रोडक्टिविटी खत्म, टाटा बाय बाय। एंड प्रोडक्ट इल्ड, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, ऐसा सब्सटेट यूज करो कि प्रोडक्टिविटी क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक। एंड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े। सो नाउ विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेट। अब डिफरेंट सब्सटेट के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं फर्मेंटेशन प्रोडक्ट बनाने के लिए? जैसे कि मोलासिस जो होता है, मोलासिस से हम लोग क्या बनाते हैं, इथेनॉल, साइट्रिक एसिड एंड विकर एसिड। ग्लूकोज से क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और एंटीबायोटिक्स।
ऑर्गेनिक एसिड और क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स। हम लोग ग्लूकोज से ऑर्गेनिक एसिड और एंटीबायोटिक बनाते हैं। स्टार्च से क्या क्या बनाते हैं भैया, स्टार्च से हम लोग बनाते हैं इथेनॉल एंड एंजाइम, ठीक है, एंजाइम और इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल स्टार्च से, ठीक है। वे से क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल। कॉर्न स्टिप लीकर से क्या बनता है, एंटीबायोटिक और एंजाइम्स, एंटीबायोटिक बहुत बन रहा है। सोयाबीन मिल से क्या बनता है, अमीनो एसिड और एंजाइम्स, ठीक है। अब जैसे सोयाबीन मिल, अमीनो एसिड और एंजाइम्स। शुगर केन बैगैस से बनता है भैया बायो इथेनॉल, ठीक है, बायोइथेनॉल। राइस ब्रान से बनता है एंजाइम एंड ऑर्गेनिक एसिड। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग लो कॉस्ट सब्सट्रेट। अब जितने भी सस्ता लो कॉस्ट सब्सट्रेट हम लोग यूज करते हैं उसका एडवांटेज क्या क्या होता है। तो पहला एडवांटेज होता है भैया इसका, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोड्यूस करने में जो भी पैसा लगता है वो कम से कम खर्च होगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा एक तरह से। सो रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, कम से कम पैसे खर्च होंगे। यूटिलाइज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। जितने भी एग्रीकल्चरल वेस्ट होते थे, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते थे, उसको हम लोग क्या करेंगे, अब यूटिलाइज करेंगे, बेकार नहीं जाएगा। मिनिमाइज इन्वामेंटल पॉल्यूशन, इन्वामेंट में जितने पॉल्यूशन होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे, ठीक है। लो कॉस्ट सब्सटेट में वही आएगा जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इंक्रीज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ द फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन करने के लिए हमारी जो पैसे खर्च होते थे वो कम से कम खर्च होगा। सपोर्ट सस्टेनेबल बायोटेक्नोलॉजी, और काफ़ी सस्टेनेबल बायोटेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। नाउ विल कम्स टू रिवाइज अगेन। सबस्टेट क्या होता है, तो सबस्टेट आर फाउंडेशन ऑफ एवरी fermentation process. They provide the nutrient and energy required for the microbial growth and product formation. तो सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट काफ़ी बेसिस फंडामेंटल है फर्मेंटेशन में, जो कि हमारे माइक्रोब्स को न्यूट्रिएंट और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट माइक्रोब्स ग्रो वेरी इन गुड नेचर एंड इफ इट ग्रो इन अ वेरी गुड नेचर सो द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। अब कॉमन सबस्ट्रेट क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बन सोर्स हो गया, नाइट्रोजन सोर्स हो गया, ये सब कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल साल्ट, विटामिन, एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सिंथेटिक और कॉम्प्लेक्स मीडिया। सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट इज एसेंशियल फॉर अचीविंग हाई प्रोडक्ट यील्ड, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, और रिड्यूस क्या करेगा प्रोडक्शन कॉस्ट को। अब बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या समझें। रिमेंबर द मेन कैटेगरी ऑफ फर्मेंटेशन सबस्ट्रेट। तो मेन फर्मेंटेशन सबस्ट्रेट क्या क्या यूज हुआ। अब बात जैसे कार्बन सोर्स होना चाहिए बहुत ज़्यादा, नाइट्रोजन सोर्स होना चाहिए, मिनरल साल्ट होना चाहिए, विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर होना चाहिए, एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट का यूज होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स डिफाइंड मीडिया, नेचर टाइप्स एंड एबिलिटी ऑफ सबस्टेट फॉर द फर्मेंटेशन। अब बात करते हैं नेचर और टाइप्स ऑफ नेचर टाइप्स एंड एबिलिटी ऑफ अ सबस्टेट फॉर द फर्मेंटेशन। नेचर फॉर फर्मेंटेशन सबस्टेट। The nature of a substrate refers to its physical, chemical, and nutritional characteristics that influence microbial growth and fermentation efficiency. तो जो substrate होता है फिजिकल और केमिकल और इसके न्यूट्रिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि ये माइक्रोब को ग्रो करने में और फर्मेंटेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में क्या करे, हेल्प करे। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सबस्ट्रेट। अब जो एक आइडियल सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट होता है उसका उसका एक आइडियल सबस्ट्रेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो एक आइडियल जो सब्सटेक्ट हमें चाहिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए रिच इन कार्बन एनर्जी सोर्स, कार्बन और एनर्जी सोर्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए उसका। कंटेन नाइट्रोजन एंड मिनरल एंड विटामिन, उसमें नाइट्रोजन मिनरल और विटामिन होना चाहिए। ईजिली यूटिलाइज बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो ऐसा हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे काफ़ी इजीली क्या करे, यूटिलाइज कर ले। नॉन टॉक्सिक हो, नॉन टॉक्सिक्स एंड फ्री फ्रॉम इनहिबिटरी सब्सटेंस, उसमें कोई भी इनहिबिटरी सब्सटेंस ना हो, नॉन टॉक्सिक हो, जहरीला ना हो, तो माइक्रोब्स मर जाएगा, प्रोडक्टिविटी बंद हो जाएगी। ईजी टू स्टरलाइज एंड हैंडल, काफ़ी आसान हो उसे हैंडल करने में और स्टरलाइज करने में। इकोनॉमिकल एंड रीडली अवेलेबल, काफ़ी सस्ते दाम में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। कंसिस्टेंट इन द क्वालिटी एंड कंपोजिशन, उसकी जो क्वालिटी है और कंपोजिशन वो कंसिस्टेंट हो। सपोर्ट हाई प्रोडक्ट यील्डिंग, और क्या करें, हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्ट का हाई यील्ड और सपोर्ट करे। अब टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन सबस्टेट।
तो कितने टाइप्स के होते हैं सबस्ट्रेटेड फॉर्मेशन हम बताया इससे पहले। कार्बन सोर्स जो कार्बन प्रोवाइड करे, नाइट्रोजन सोर्स जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करे ज़्यादा, मिनरल सोर्स जो मिनरल काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करे, विटामिन एंड ग्रोथ फैक्टर विटामिन चाहिए उसको ग्रोथ करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, सिंथेसिस जो केमिकली बने, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्मेंटेशन सबस्टेट, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, जितने भी फूड प्रोसेसिंग वेस्ट होते हैं उसका भी जो फूड प्रोसेसिंग वेस्ट में क्या क्या आते हैं, जैसे बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ अ फर्मेंटेशन सबस्टेट। The availability of substrate is an important factor in industrial fermentation because it affects production cost and process efficiency। अब एग्रीकल्चर सोर्स में क्या क्या आता है, जैसे शुगर कैन मोलासेस, कॉर्न हो गया, वीट हो गया, राइस ब्रैन हो गया, पोटैटो हो गया, कवासा हो गया, ठीक है। दूसरा अब इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा, डेयरी इंडस्ट्री हो गया, कॉर्न स्टेप लिकर, ग्लाइसरोल, मोलासेस। अब फॉरेस्ट्री रेसिड्यू, अब जो जंगल में लकड़ियाँ उकड़ियाँ हुआ उसका रेसिड्यू भी यूज कर सकते हैं लोग सब्सटेट के फॉर्म में, वुड चिप्स, साडस्ट, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, दिस ऑल आर यूज एज अ फॉर्म ऑफ अ सब्सटेट। अब फूड प्रोसेसिंग बेस्ड को भी हम लोग सब्सटेट की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रूट का पिल्स हो गया, वेजिटेबल वेस्ट, पोटैटो वेस्ट, वीवरी वेस्ट, मैरीन रिसोर्सेज को भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए सब्सटेट, जैसे कि सी वीड हो गया, अलग अलग बायोमास हो गया। फैक्टर अफेक्टिंग एबिलिटी, अब क्या क्या फैक्टर है जो सब्सटेट के एबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो सीजनल प्रोडक्शंस हो गया, कुछ चीज़ें बस एक ही सीजन में होता है, जियोग्राफिक लोकेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज कंडीशंस, क्वालिटी एंड प्योरिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मार्केट डिमांड। इंपॉर्टेंस ऑफ इजीली अवेलेबल सब्सटेट, अब जो इजीली अवेलेबल सब्सटेट होगा उसका इंपॉर्टेंट क्या होगा, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, कम से कम पैसा रहेगा प्रोड्यूस करने में प्रोडक्ट को, इंश्योर कंटिन्यूस फर्मेंटेशन को कंटिन्यू रखेगा, रिड्यूस इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बाय यूटिलाइजिंग वेस्ट, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम से कम होगा क्योंकि हम लोग वेस्ट को यूज करके ही उसको उसका सबस्ट्रेट बना रहे हैं, इम्प्रूव इंडस्ट्रियल प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री का प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, प्रमोट सस्टेनेबल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। द नेचर टाइप्स एंड एबिलिटी ऑफ अ सबस्ट्रेट आर क्रिटिकल फैक्टर इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। An ideal substrate should be nutritious, inexpensive, non-toxic, continuously available कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स। अब बात करते हैं कि एक जो आइडियल सबस्ट्रेट होता है उसमें हम लोग को क्या क्या देखना चाहिए। तो जो आइडियल सबस्ट्रेट होता है, पहली बात तो वो ऐसा हो जो इजीली अवेलेबल हो, कम पैसे में मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो, नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा उसमें हो, नॉन टॉक्सिक हो, मिनरल हो, विटामिन हो, ताकि वो माइक्रोब्स के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प कर सके, माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो कर सके, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर सके, ताकि हम कम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बना सकें। और जब हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगा और हम पैसे ज़्यादा बना पाएंगे, और चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमिकली। और दूसरी चीज़ है इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, तो जो भी सामान एग्रीकल्चर वेस्ट हम बाहर फेंक देते हैं और वो इन्वायरमेंट में डिकम्पोज होके हो सकता है इसमें से कोई जहरीली गैसेस निकलती, तो वहाँ पे हम लोग उस सब्सटेट को यूज़ कर ले रहे हैं फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल आर द इंटायर थिंग्स विच वी कैन डू फॉर द इंडस्ट्रियल। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा बायोकेमिकल मेथड जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बात किए सबस्ट्रेट के बारे में जो कि माइक्रोब द्वारा यूटिलाइज किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्मेंटेशन, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं कम से कम पैसे में।
अब हम लोग बात करते हैं फर्मेंटेशन के बारे में कि फर्मेंटेशन होता क्या है। अभी फर्मेंटेशन काफ़ी हम लोग सुने। सो फर्मेंटेशन इज a biochemical process in which microbes such as bacteria, yeast or fungi convert organic substances, mainly carbohydrates, into useful products such as alcohol, organic acid, antibiotic, enzyme, vitamins, gases. Under controlled environmental condition, it may occur in the process. It may occur in the presence or absence of oxygen, depending on the microorganisms and the product. तो जो फर्मेंटेशन होता है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ माइक्रोब्स का यूज करते हैं जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट और फंजाई का। फर्मेंटेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं और उसको यूज करके हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जैसे अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, एंटीबायोटिक, एंजाइम्स, विटामिन, गैसेस। और फर्मेंटेशन क्या होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है या इन्वायरमेंट, उसके लिए एक अलग माहौल, एक अलग इन्वायरमेंट कंडीशन बनाया जाता है, कंट्रोल कंडीशन बनाया जाता है। कभी पे कभी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है फर्मेंटेशन, कभी कभी ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होता है। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके उसे उसके द्वारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, लाइक अल्कोहल, एंटीबायोटिक एंड अदर गैसेस। और ये डिपेंड करता है कि वो उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा हो, कुछ अलग कंडीशन में रख के, और हो सकता है वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक हो या ना हो। ऐसे प्रोसेस करने के बाद हम लोग फर्मेंटेशन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फर्मेंटेशन। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं फर्मेंटेशन के, ठीक है। मूल सिद्धांत, अब सिद्धांत क्या है फर्मेंटेशन करने के लिए, क्या क्या हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। द प्रिंसिपल ऑफ अ फर्मेंटेशन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू। तो जो प्रिंसिपल होता है फर्मेंटेशन का, हमें देखना पड़ेगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है वो कैसा है। पहला, यूटिलाइज न्यूट्रिएंट फ्रॉम फर्मेंटेशन मीडियम। तो जब भी हमें ये देखना होगा कि जो न्यूट्रिएंट है कि उस फर्मेंटेशन मीडियम में उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यूटिलाइज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फर्मेंटेशन मीडियम। दूसरा, ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई यूज अंडर कंट्रोल कंडीशन। पहला क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि जो भी माइक्रोब्स हैं वो न्यूट्रिएंट यूटिलाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं फर्मेंटेशन मीडियम से। दूसरा, देखना पड़ेगा कि जो ग्रोथ हो रहा है उसका कंडीशन कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, अंडर कंट्रोल कंडीशन। फोर्थ वन इज कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू डिजायर प्रोडक्ट सच एस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब जो भी फर्मेंटेशन हम लोग सबस्ट्रेट यूज करेंगे, क्या उसे डिजायर प्रोडक्ट बना पाएगा कि नहीं मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। मतलब जो भी हम लोग सबस्ट्रेट यूज करते हैं उसके द्वारा क्या डिजायर प्रोडक्ट हमें मिल पाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन दैट कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू डिजायर प्रोडक्ट टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। प्रोड्यूस मेटाबोलाइट्स दैट कैन बी रिकवर्ड एंड प्यूरिफाइड। हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे मेटाबोलाइट्स को दैट कैन बी रिकवर्ड एंड प्यूरिफाइड। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। तो पहला जो होना चाहिए वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होना चाहिए, जो मेन है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में पहले हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेना पड़ेगा, जो कि या तो बैक्टीरिया हो सकता है, यीस्ट हो सकता है, फंजाई या एंटिनोमाइसाइट्स हो सकता है। दूसरा हम क्या लेंगे, सब्सट्रेट लेंगे, सब्सट्रेट एंड मीडियम। और सब्सट्रेट याद रहे कि उसमें कार्बन सोर्स हो, नाइट्रोजन सोर्स हो, मिनरल और विटामिन हो, क्योंकि यही सब्सट्रेट को यूटिलाइज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट होगा उस ऑर्गेनिक सब्सटेंट में। अब बात करते हैं फर्मेंटर बायोरिएक्टर वेसल्स वेयर फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। चौथा क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा जो बायोरिएक्टर है जहाँ पे हम लोग ये सब रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शन करवाने वाले हैं या फर्मेंटेशन करवाने वाले हैं,
वो है कि नहीं है वहाँ पे, तो हमें फर्मेंटर को या बायोरिएक्टर को देखना पड़ेगा, वेसल्स वेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। उस वेसल्स को साफ सुथरा रखना पड़ेगा या देखना पड़ेगा जहाँ पे फर्मेंटेशन लेगा प्लेस। अब बात करते हैं इन्वामेंटल कंडीशन। इन्वामेंटल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वहाँ का टेम्परेचर उसके फेवरेबल होना चाहिए उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाने के लिए। पीएच काफ़ी सही होना चाहिए, एरेशन सही होना चाहिए, एगिटेशन होना चाहिए, स्टेरिलिटी सही होना चाहिए। ठीक। एंड देन प्रोडक्ट रिकवरी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की रिकवरी के बारे में। प्रोडक्ट रिकवर कैसे होगा? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। जब भी ये सब प्रोसेस होने के बाद जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट को हम रिकवर कैसे करेंगे, मतलब उसको सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट करके प्यूरिफाई करके निकालना होगा उस डिजायर प्रोडक्ट को। एक बार फिर से हम उसको सही से बता दे रहे हैं। फर्मेंटेशन में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि हम लोग कौन सा माइक्रोब यूज कर रहे हैं। दूसरा, हमें सब्सट्रेट ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें कार्बन नाइट्रोजन और सब अच्छे से हो, विटामिन्स। तीसरा, हमें बायोरिएक्टर का वैसल सही से रखना पड़ेगा, साफ़ सुथरा। तीसरा, एनवायरमेंट कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें टेम्परेचर, पीएच, एगिशन एंड स्टेरिलिटी। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद जब प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन वी हैव टू कीप इन माइंड दैट हाउ वी विल सेपरेट एंड टेक आउट द डिज़ायर प्रोडक्ट। जो चीज़ें हमें सेपरेट करना है उसको सेपरेट करेंगे, और जिस चीज़ को हम लोग को लेना है डिज़ायर प्रोडक्ट को, उसको कैसे वहाँ से निकालेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला जो फर्मेंटेशन होता है बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। जो पहला फर्मेंटेशन होता है बेस्ड ऑन व्हाट? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन। तो एरोबिक फर्मेंटेशन वो फर्मेंटेशन होता है इसमें क्या होता है? रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिक्वायर होगा। ऑक्सीजन इज सप्लाइड थ्रू एरेशन। ऑक्सीजन को हम लोग सप्लाई करेंगे किसके द्वारा? एरेशन के द्वारा। यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक एंजाइम एंड ऑर्गेनिक एसिड। तो जो भी एरोबिक फर्मेंटेशन होता है उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा सही है कि नहीं, और इसको यूज करने से हम लोग एंटीबायोटिक बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं और ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट वी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एरोबिक फर्मेंटेशन इज लाइक पेनिसिलिन प्रोडक्शन। जब भी हम लोग पेनिसिलिन बनाते हैं बाई पेनिसिलिन क्राइजोजेनियम, प्रोडक्शन बाई पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्राइजोजेनियम। तो जब पेनिसिलिन बनाते हैं तो ये क्या होता है? ये हम लोग को मिलेगा किसमें? एरोबिक फर्मेंटेशन के द्वारा। दूसरा, साइट्रिक एसिड बाई एस्परगाइलस नाइगर। तो जब भी हम लोग साइट्रिक एसिड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एस्परगाइलस नाइगर। सो दिस प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एरोबिक फर्मेंटेशन। अब बात करते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन के बारे में। किसके बारे में? एनारोबिक फर्मेंटेशन मीन्स इन फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक फर्मेंटेशन में क्या होगा? सॉरी, एनारोबिक फर्मेंटेशन में क्या होगा? इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। कॉमनली यूज फॉर द अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। तो जब भी हम लोग अल्कोहल बनाते हैं और लैक्टिक एसिड बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए हम लोग एनारोबिक फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। इट मीन्स देर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए टू प्रोड्यूस वाट? टू प्रोड्यूस अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बीज फर्मेंटेशन, एनारोबिक फर्मेंटेशन के बारे में को बनाते हैं। एग्जाम्पल, अब जो एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सैक्रोमाइसिस सेरीविसे, सैक्रोमाइसिस सेरीविसे। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बाय लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स। लैक्टिक एसिड जो होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ व्हाट? लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑपरेशन। बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन। तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन, तो पहला होता है बैच फर्मेंटेशन। क्या होता है? क्या होता है? बैच फर्मेंटेशन। तो बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है?
न्यूट्रिएंट आर एडेड ओनली एट द बिगिनिंग। तो जो बैच फर्मेंटेशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को पहले ही ऐड कर देते हैं, बिगिनिंग में ही इसमें न्यूट्रिएंट को ऐड कर देते हैं। नो एडिशन और रिमूवल ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ना ही हमें उसमें कुछ डालते हैं, ना ही उसमें से कुछ निकालते हैं, ठीक है। तो बैच फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स को स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं, और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उसमें से हम ना ही कुछ निकालते हैं ना ही कुछ डालते हैं। सिंपली एंड वाइडली यूज, बहुत ही सिंपल है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है बैच फर्मेंटेशन। ना वी विल डिस्कस अबाउट फैट बैच फर्मेंटेशन। क्या? फैट बैच फर्मेंटेशन। अब फैट बैच फर्मेंटेशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स आर एडेड ग्रेजुअली ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो न्यूट्रिएंट को हम ऐड करते हैं जैसे फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे डालते रहते हैं। प्रिवेंट सबस्ट्रेट इनहिबिशन, प्रोड्यूसेस हायर रेट। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाई रेट प्रोड्यूस करते हैं इसके द्वारा। कंटिन्यूस फर्मेंटेशन क्या होता है, एज वी नो कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में फ्रेश मीडियम इज कंटिन्यूसली एडेड। जो फ्रेश मीडियम होता है उसको हम लोग प्रोसेस में कंटिन्यूस ऐड करते रहते हैं। कल्चर इज कंटिन्यूसली रिमूव्ड। अब कल्चर को क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यूसली उसमें से रिमूव करते हैं। मेंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मेंटेन कर रखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में। बात करते हैं वेस्ट फिजिकल स्टेट के ऊपर। सबमर्ज फर्मेंटेशन। अब सबमर्ज फर्मेंटेशन क्या होता है, अच्छा है फर्मेंटेशन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अंदर वीडियो। अब इसको दे लेते हैं बैच फर्मेंटर क्या होता है, बायोरिएक्टर। हमारा ग्लूकोज है, बायोमास है, टाइम, प्रोडक्ट। So now I'm going to just end this video. In this video I have covered about biochemical method to produce and improve the productivity. Second, we have discussed about the substrate, and we have also discussed about the fermentation. तो फर्मेंटेशन के लिए मैं फिर से दूसरी वीडियो में अच्छे से कवर करूँगा, ठीक है। सो द ओनली पार्ट इज लेफ्ट अबाउट द फर्मेंटेशन। ओके, सो